अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम लाइफ स्टॉक पे बात करेंगे। लाइफ स्टॉक इंतहाई अहम इशू है। सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में लाइफ स्टॉक पर क्या असर होता है? जिस तरह इंसानी ज़िंदगी पर जो है सर्दियों के असरात होते हैं, क्या लाइफ स्टॉक भी इसी तरह मुतासर होते हैं? और सर्दियों से हम किस तरह बचा सकते हैं? ख़ास तौर पर इस मौसम में बीमारियाँ बढ़ जाती हैं। जैसे इंसान जो है आपको हर तरफ नज़ला ज़ुकाम फ्लू का शिकार नज़र आएंगे और इसी तरह जो है वो सांस की बीमारी में मुब्तला नज़र आएंगे। क्या इसी तरह की बीमारियां जो है वो जानवरों में भी आती हैं? अगर आती हैं तो उनसे बचना कैसे है? उनकी खुराक में क्या तब्दीली करनी है? उनके रहन सहन मतलब उनको कहाँ बांधना है? फिर अगर उनके शेड बनाए हुए हैं तो उनमें क्या तब्दीली करनी है? ये आज का मौजू है। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान साहब। आप सीनियर वेटनरी ऑफिसर हैं, महकमा लाइफ स्टॉक से मुंसलिक हैं। उनसे जानेंगे कि महकमा लाइफ स्टॉक इस मौसम के आते हुए क्या तैयारियाँ करता है और उसके क्या असरात मुरतब होते हैं। दूसरे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर अबनवाज कौसर साहब। आप ज़रा यूनिवर्सिटी मुल्तान से मुंसलिक हैं, पढ़ाते हैं, तहकीक करते हैं। उनसे भी जानेंगे कि उनकी तहकीक क्या कहती है कि लाइफ स्टॉक पर, उनकी ज़िंदगी पर इस सर्दी के क्या असरात मुरतब होते हैं और उससे बचा कैसे जा सकता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये सर्दियाँ आ रही हैं, इसके जानवरों पर भी असरात वैसे ही मुरतब होंगे जैसे इंसानी ज़िंदगी पर असरात मुरतब होते हैं, या वो सख्त जान हैं, उनको इतनी को परवाह नहीं है और इंसानों को भी परवाह नहीं होनी चाहिए जानवरों की? बिल्कुल जी, जैसे इंसानों को सर्दियाँ या गर्मियाँ मुतासर करती हैं, बिल्कुल इसी तरह ही जानवरों को मुतासर करती हैं। जानवरों की सेहत को भी मुतासर करती हैं, उनकी पैदावारी सलाहियत को भी मुतासर करती हैं। और ख़ास तौर पर अगर सर्दियों के हवाले से बात की जाए तो सर्दियों में अगर उनकी खुराक को और उनकी हाउसिंग को या उनके रहन सहन को बेहतर ना किया जाए तो उससे ना सिर्फ सेहत ख़राब होने के ख़तरात होते हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियों का हमला होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और उसके साथ साथ हमने उनसे ज़ाहिर है दूध और गोश्त भी लेना है, तो उसकी जो सलाहियत पैदावारी सलाहियत है उसमें भी कमी वाक़ई हो जाती है। उसकी वजह यह है कि खुराक जो जानवर को हम दे रहे होते हैं वो दो मकासद के लिए इस्तेमाल करता है बेसिकली। पहले उसने अपने जिस्म की ज़रूरत को पूरा करना है, जो उसमें से हिस्सा बचेगा वो हमें पैदावारी सूरत में देगा। अब पैदावारी सूरत जो है वो गोश्त की पैदावार भी है और दूध की पैदावार भी है। सर्दियों में ख़ास तौर पे जानवर के जिस्म की अपनी ज़रूरत जो है उसमें इजाफ़ा हो जाता है। अगर ख़ुराक में इजाफ़ा ना किया जाए या उसको बेहतर ना किया जाए तो जो हिस्सा उसने पैदावारी सलाहियत के लिए हमें देना है उसमें कमी वाक़ई हो जाती है और उससे पैदावारी सलाहियत मुतासर होती है। ठीक है, अगर आपने अच्छी पैदावार लेनी है तो फिर आपने जानवरों की देखभाल करनी है उसी हिसाब से। जी बिल्कुल, दोनों चीज़ें देखेंगे आप, खुराक को भी देखेंगे और उनके रहन सहन में भी हमें तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि हमारी जो तहकीक है वो क्या कहती है कि जानवरों की अगर हम रहन सहन का ख्याल नहीं करते सर्दियों में और खुराक का ख्याल नहीं करते तो उनकी ज़िंदगी को कोई ख़तरात भी लाक होते हैं और बीमारियां भी हमलावर ज़्यादा हो जाती हैं, या सिर्फ पैदावारी सलाहियत पर उसका असर होगा? ऐसे ही है कि जिस तरह इंसान की अपनी हिसियात हैं इसी तरह जानवरों की हिसियात भी हैं। वो भी उसी तरह मौसम को, सर्दी गर्मी को महसूस करता है। ठीक है, उसी तरह रवैयों को भी महसूस करता है। अच्छा, और उसी के हिसाब से उसमें तब्दीलियाँ भी आती हैं। अच्छा, अब जैसे आप फरमा रहे हैं कि उसकी पैदावार में या कुछ ऐसा मसला, तो यकीनन अगर सर्दियों में उनकी सही देखभाल नहीं करेंगे, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि उनकी रहन सहन और खुराक की एहतियात नहीं करेंगे हम, एहतियात सबसे पहली चीज़ है। ठीक है, जो ही सर्दी शुरू होती है ना तो जानवर की क़ुव्वत मदाफ़त उससे कम होना शुरू हो जाती है। हमने उसकी क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाना कैसे है? वो बेहतर खुराक करके बढ़ाना है। और कार्बोहाइड्रेट्स बेहतरीन ज़रिए हैं जानवर के जिस्म को मज़ीद रेडीमेड खुराक कह लें आप देने का। क्योंकि अगर हम उसको ज़्यादा प्रोटीन देंगे, जैसे वनडे में हम 18% या 20% प्रोटीन डालते हैं, तो उसकी मिकदार बेशक थोड़ी कम कर दी जाए, लेकिन उसकी जगह पे कार्बोहाइड्रेट्स का निशास्ते का इजाफा कर दिया जाए, जैसे गुड़ है, ठीक है, या इसी तरह की और कोई जो रेडीमेड निशास्ता हमारे पास अवेलेबल है, तो वो हम उसमें मिला के उसकी खुराक को बेहतर कर सकते हैं और उससे उसकी सर्दी बर्दाश्त करने की जो हिम्मत क़ुव्वत है वो बेहतर हो जाएगी और उसमें बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मदाफ़त भी पैदा होगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि हम खुराक का भी ख्याल रखें और उनकी जो बांधने का स्टाइल है, जैसे हम सर्दियों में अमूमन जो है देखते हैं कि कुछ लोग तो शेड बना लेते हैं और उनको मुंतकिल कर देते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो खुले में भी बांधे होते हैं जानवर। अच्छा, उनके पास गुंजाइश नहीं होती, दरख्तों के नीचे बांध देते हैं, तो इसके क्या असरात मुरतब होते हैं और सर्दी अटैक करती है उन पर, उनके जिस्म पर? जी बिल्कुल, सर्दी का उनके ऊपर इफेक्ट होता है ऐसे जानवरों पे।
शेड तो बुखारी साहब जो एक दफ़ा उसकी कंस्ट्रक्शन हो गई है वो तो बार बार होनी नहीं है। अब उसमें अल्ट्रेशन कुछ हद तक हो सकती है मौसम के मुताबिक। ठीक है। जैसे अब मौसम आ रहा है, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाएगा टेम्परेचर। तो इसमें अगर उनको सही तरह संभाल नहीं की जाएगी, शेड को प्रॉपर तरीके से पर्दे लगा के हवा से, ठंडी हवा से नहीं बचाया जाएगा जानवरों को, इसी तरह इसके साथ साथ ताज़ा हवा भी देनी ज़रूरी है। और तीसरे नंबर के ऊपर शेड का जो फर्श है अगर उसको खुश्क नहीं रखा जाएगा तो वो भी एक बहुत बड़ा सोर्स होता है जानवरों को मुतासर करने। ये जो जानवर बाहर बांधे रखते हैं सर्दियों में भी और कपड़ा शपड़ा डाल देते हैं, उससे कोई गुजारा हो जाता है? दरख्तों के नीचे बांधा हुआ है, ऊपर कपड़ा डाला हुआ है भी ठीक है, चलो। जानवरों में भी जैसे कुछ ऐसी नस्लें हैं जो बर्दाती हैं सर्दी को, जैसे फ्रीजन हमारी है, इम्पोर्टेड ब्रीड है, उसको इतना इफेक्ट नहीं करती वो, लेकिन जो एक चिल्लिंग इफेक्ट है वो उसके फिर भी असरात जानवरों पे आते हैं लाज़िम। वो उसकी प्रोडक्शन पर आएंगे? जी बिल्कुल, उसकी प्रोडक्शन पे आएंगे। ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हम अमूमन बाहर देखते हैं सहराओं में और जो हमारे इर्द गिर्द के इलाके हैं पेरीफेरी में, वहाँ पर लोगों ने रेवड़ भी पाले होते हैं और जानवर ऐसे ही फिर रहे होते हैं, सर्दियों में कोई इंतजाम नहीं किया होता, वो उनकी इम्यूनिटी बेहतर है उन जानवरों की? क्या इसमें फ़र्क है जो शहर में जानवर रह रहे हैं और जो खुले में हैं उनकी इम्यूनिटी में फ़र्क है, या क्या वजह है? बिल्कुल ऐसे ही है। आपने मिसाल दी बाहर जानवरों की ग्रेजिंग की, तो उसमें वाज़ेह मिसाल हमारे पास चुलिस्तानी नस्ल के जानवर हैं जो चुलिस्तान के सहरा में दिन रात गुजारते हैं और दे आर यूज्ड टू, उस मौसम से वो अडॉप्ट कर चुके होते हैं, उस मौसम को वो बर्दाश्त कर लेते हैं। कुदरत भी उनको सपोर्ट करती है, कुदरत की तरफ से इनायत होती है कि वो उस मौसम को बर्दाश्त कर लेते हैं जो। लेकिन उसके मुकाबले में जिन जानवरों को हम शहरों में रखते हैं, जिनको शेड्स में रखते हैं, वो चूँकि ज़्यादा नाजुक मिजाज हो जाते हैं, जैसे इंसान को जिस तरह इंसान को ज़्यादा सहूलियात मिले तो वो नाजुक मिजाज हो जाता है। तो उसी तरह हमारे जो जानवर शेड में पलते हैं, जिनको हम स्टॉल फीडिंग करते हैं, तो डेफिनेटली उनसे मुख्तलिफ क़ुव्वत मदाफ़ियत होती है उनकी, वो सर्दी को इतना बर्दाश्त नहीं कर पाते जितना खुले चरने वाले जानवर बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर उस्मान साहब ये बताइएगा कि इस मौसम में, सर्दियों में ख़ास तौर पे जब सर्दी बहुत बढ़ जाती है, टेम्परेचर जो है वो 5 to 10 डिग्री के लगभग आ जाता है और कोहरा भी पड़ रहा होता है, तो ये जो जानवरों पर बीमारियों का हमला है इसमें भी इजाफा हो जाता है? और वो बीमारियां कौन कौन सी हैं जो इस मौसम में ज़्यादा आती हैं? बिल्कुल ऐसे ही है जी, क्यों बीमारियों का ताल्लुक भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के साथ है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत जानवर की तगड़ी होगी, सेहतमंद होगा जानवर, तो बीमारी का हमला होने के कम चांसेस हैं। अब मैं अगर बीमारियों की बात करूं तो उसमें वायरस से होने वाली बीमारियां भी हैं, जिसमें सरे फहरिस्त है मुँह खुर की बीमारी, जो कि गाय और भैंस को ज़्यादा आती है। और इसी तरह अगर मैं छोटे जानवरों की बात करूं तो उसमें प्लोरोनमोनिया भेड़ बकरियों में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एंटेरोटॉक्सीमिया, अंतड़ियों का ज़हर हम उसे कहते हैं। और इसी तरह अगर पोल्ट्री की तरफ मैं चला जाऊं, जो कि हमारे लिए अंडे का एक बहुत अच्छा सोर्स है, दही मुर्गबानी जो है, तो उसमें एंडी या रानीखेत के चांसेस जो हैं वो आने के वो बढ़ जाते हैं। वो बढ़ जाते हैं, बिल्कुल। अच्छा, तो एक तो डॉक्टर साहब इसमें हम इन बीमारियों के हवाले से बात करेंगे, इनसे बचाव की भी बात करेंगे, लेकिन हम जानवरों की खुराक में क्या तब्दीली लाएं कि इस सर्दी से बचा जा सके? और ख़ास तौर पे ये जो बीमारियां हैं पोल्ट्री की तरफ भी और बाकी जो दीगर जानवर हैं उनसे, उनकी इम्यूनिटी बेहतर हो और वो बीमारियों के ख़िलाफ़ उनका जिस्म जो है मुदाफ़त पैदा करे। वो मैंने बुखारी से पहले भी गुजारिश की है कि इस मौसम में ख़ास तौर पे जब शदीद सर्दी शुरू हो जाती है तो उसमें प्रोटीन का कंटेंट थोड़ा सा फीड में कम कर दें। कैसे? मतलब वो तो ठीक है, प्रोटीन तो हमने जिक्र कर दिया, लेकिन खुराक में अमली तौर पे क्या चीज़ें ऐड की जाएँ और क्या बढ़ाई जाए? अमली तौर पे उसमें गुड़ एक बेहतरीन इजाफा है। ठीक है। उसमें रेडीमेड कार्बोहाइड्रेट, एक वैसे जानवर है गाय भैंस को कितनी मिकदार में गुड़ खिलाना चाहिए? ऐसा कि राशन में 5 से 10% तक आप गुड़ बढ़ा दें, जितना आप उसको राशन दे रहे हैं। में जो हमारे देसी जानवर है ना, उनको 2 किलो मेंटेनेंस राशन चाहिए वंडे की सूरत में। आप उस 2 किलो के हिसाब से 5% और बढ़ा दें, उसमें गुड़ बढ़ा दें। इसी तरह जो हमारे फ्रीजियन या क्रॉस जानवर हैं उनको 5 किलो वंडा चाहिए मेंटेनेंस राशन के लिए, उनका भी इसी तरह 5% आप गुड़ बढ़ा दें। लेकिन जो दूध देने वाले जानवर हैं उनको इससे मज़ीद ज़्यादा चाहिए होता है कि हर 3 किलो दूध पे 1 किलो इजाफी वंडा उन्हें चाहिए होता है। तो जितनी मिकदार वंडे की होगी उसी हिसाब से आप 5% उसमें गुड़ बढ़ाते जाएंगे तो उनकी क़ुव्वत मदाफ़त भी बेहतर हो जाएगी और वो पैदावार भी बेहतर दे सकेंगे और इस तरह सर्दी को बेहतर वो मैनेज कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा, ये पोल्ट्री में क्या करना है? उनकी खुराक में भी कोई तब्दीली लाते हैं? पोल्ट्री में भी डेफिनेटली जी कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ाए जाते हैं, उनमें भी बढ़ाए जाते हैं और उसमें भी इसी रेशो से बढ़ाए जाते हैं 5% के हिसाब से। ठीक है। महकमा लाइफ स्टॉक जैसे सर्दी आ रही है तो आप क्या करते हैं उसकी तैयारी के लिए कि सर्दी आ रही है, जानवरों को इस सर्दी से बचाना है,
एक तो बज़ाहिर नज़र आता है कि एक अवेयरनेस कैंपेन आप चलाते होंगे, जी बिल्कुल। इसके अलावा भी कोई इक़दाम करते हैं या बस सिर्फ लोगों को बता दिया कि भी तगड़े हो जाओ और असली बैठे हैं बस? नहीं, अवेयरनेस कैंपेन के साथ साथ हमारी जो रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं जी, जिसमें वैक्सीनेशन है, हमारी एक्सटेंशन सर्विसेज हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। अवेयरनेस में हमारी मेन जो किसान लाइफ स्टॉक बैठक का इनकाद किया जाता है हर हॉस्पिटल लेवल के जो एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन है, उसमें आने वाले सीजन में खुदा न खास्ता बीमारियां के पास जाकर आप बैठक जी बिल्कुल वहाँ पे फार्मर्स की गैदरिंग की जाती है। ठीक है। जो करंट सीज़न चल रहा होता है या खुदा न खास्ता किसी बीमारी का मौसम आ रहा होता है तो उससे पहले उन लोगों को आगाही दी जाती है। उससे बचने के लिए वो लोग वहाँ पे अपने जानवरों में या फार्म पे क्या क्या अमली इकदाम कर सकते हैं, या खुदा न खास्ता अगर बीमारी आ जाती है तो उस दौरान बाकी जानवरों को कैसे बचाना है, इस सिलसिले में मुकम्मल तौर पर रहनुमाई जो है वो लोगों को दी जाती है। और जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के एंड पे वैक्सीनेशन की फैसिलिटी है वो शेड्यूल के मुताबिक हमारी टीमें हर यूनियन काउंसिल में घर घर जाकर एक एक जानवर को वैक्सीन वहाँ पे जाके लगा रही हैं। इस मौसम के आने से पहले? जी बिल्कुल। हमारी जो मुंह खुर की है वो तकरीबन 80% हम लोग टारगेट अपना अचीव कर गए हुए हैं। ठीक है। तकरीबन हफ्ते 10 दिन में हमारी वो 100% हम टारगेट उसका अचीव कर लेंगे। जी बिल्कुल कर लेंगे। और उसके साथ साथ हमारी टिक कंट्रोल एक्टिविटी की एक जो है ना चिचड़ मार स्प्रे की मुहिम भी चल रही है पिछले 1-1.5 माह से। उसमें भी हम लोगों ने अपना तकरीबन ये कांगो जी बिल्कुल लेकिन अभी लोगों को जरा अवेयरनेस भी इस पे बात करेंगे ताकि ये लोगों को पता लगे कि भी ये जी। और इसी तरह छोटे जानवरों की अगर बात करें तो उनमें भी हमारी जो कैंपेन चल रही है वो अंतड़ियों के जहर की जो मैंने बताया कि क्लोस्ट्रीडियल इन्फेक्शन होता है जो कि सर्दियों में जिसके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और मुर्गियों में जो है वो रानीखेत की बीमारी की वैक्सीन वो की जा रही है। ठीक है। ये जो वैक्सीनेशन है, एक तो आप खुद अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि भाई सारे लोगों के जो जानवर हैं वैक्सीनेट हो जाएं। जी बिल्कुल। काश्तकार की तरफ से महकमा लाइफ स्टॉक ये देख रहा है, लाइफ स्टॉक का जो फार्मर है उसका रिस्पांस कैसे होता है? वो खुद भी परसू करता है आपसे कि जी मेरे जानवरों को वैक्सीन लगाई जाए जी, वो बीमार ना हो जाए कुछ? इस पर जवाब लूँगा लेकिन ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, लाइफ स्टॉक पे बात कर रहे हैं और ख़ासतौर पे सर्दियों की आमद है, इसके क्या असरात मुरतब होंगे लाइफ स्टॉक पे, लेकिन मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं लाइफ स्टॉक पर, सर्दियों की आमद है, इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं लाइफ स्टॉक पर। मारीन हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हम जिक्र कर रहे थे कि लाइफ स्टॉक के हवाले से जो मैंने सवाल आप पर छोड़ा था वो उसके बारे में बताएं। बिल्कुल, आपने कहा था कि फार्मर्स की तरफ से भी कोई उनका रिस्पांस कैसे होता है, वो उनका रद्द-ए-अमल कैसे होता है? वो खुद परसू करते हैं आपसे कि भी आके हमारी वैक्सीनेशन जानवरों को कर दें, या वो बस आप जोर, जैसे इंसानों की वैक्सीनेशन में हमें बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है ना जी, लोग रिजेंटमेंट शो करते हैं, तो वहाँ क्या रिस्पांस है? और सब हमारी जो फील्ड में है रिस्पांस बहुत अच्छा है। उसकी वजह यह है कि अगर कमर्शियली वो फार्मर वैक्सीन लेके परचेज करके अपने जानवर को लगाए तो वो 300 रुपीज़ पर एनिमल कॉस्ट पे चली जाती है, और लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त काम हो रहा है। अच्छा, दूसरे नंबर पे अगर कोई फार्मर रह भी जाता है तो उसके लिए हमारे डिपार्टमेंट की हेल्पलाइन मौजूद है 0809211, उसके ऊपर मुफ्त कॉल करके वो इतला करे तो विद इन 1 डे जो है टीम वहाँ पे मौके पे जाके पहुँचेगी। और तीसरे नंबर के ऊपर डिपार्टमेंट ने डिजीज़ रिपोर्टिंग मैकेनिज्म डेवलप कर दिया हुआ है। अगर खुदा ना खास्ता कोई बीमारी किसी एरिया में किसी बीमारी की आउटब्रेक होती है तो फार्मर अपने मोबाइल से उसकी रिपोर्ट करे, वो डायरेक्ट जो है वो 1 घंटे के अंदर अंदर मुतलका जो हमारा हॉस्पिटल होगा उसके नज़दीक तरीन अस्पताल जो होगा जानवरों का, उनके जो इंचार्ज डॉक्टर साहब हैं उनको उसकी इतला जाएगी और टीम वहाँ पर मौके पे जाके रिंग वैक्सीनेशन करेगी, ट्रीटमेंट करेगी और बाकी सर्विसेज जाके देगी। ये तो जो आप बता रहे हैं मेरा ख्याल है इंसानों से भी बेहतर इलाज में असर कर दिया। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह जी, इस पर बहुत काम हो रहा है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है फील्ड से जी। अच्छा, फार्मर लेवल। अच्छा, मतलब वैक्सीनेशन आप 100% ओके कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो वैक्सीनेशन है इसके हवाले से कोई इनोवेशन भी आ रही है कि भी हम जैसे इंसानों में बहुत सारी वैक्सीन हैं ऐसी जो वन टाइम लगानी पड़ती हैं और पूरी ज़िंदगी जो है वो इफ़ेक्टिव रहती हैं, उसके असरात रहते हैं, तो ये तो हमें हर सीज़न में जो है लगानी पड़ती है, ऐसी कोई इनोवेशन भी हो रही है? ऐसा है जी कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनकी वैक्सीन तो बाकायदगी से करवाना पड़ती है। जैसे डॉक्टर साहब ने मुंह खुर का जिक्र किया तो इसकी वैक्सीन हर 6 महीने के बाद जानवरों को लगवाना पड़ती है, क्योंकि इसकी जो वैक्सीन इस वक्त अवेलेबल है उसकी इम्यूनिटी का पीरियड 6 महीने का है। अच्छा, जब उसका पीरियड एक्सपायर होगा तो डेफिनेटली आपको दूसरी डोज लगवाना पड़ेगी। इसी तरह इन्होंने एंटेरोटॉक्सीमिया की बात की छोटे जानवरों में, उसमें भी हर 6 महीने बाद लगती है। और रानीखेत की वैक्सीन हर 2 से 3 महीने बाद जानवरों को
परिंदों को पिलानी चाहिए। अलबत्ता भेड़ बकरियों की एक बीमारी है PPR, जिसको हम आम ज़बान में काटा कहते हैं। अच्छा। उसकी वैक्सीन, ये वायरल बीमारी है और उसकी वैक्सीन वंस इन ए लाइफ होती है सिर्फ। तो अच्छा। जब महकमे के लोग जाते हैं ये वैक्सीन करने के लिए, ठीक है, तो 3 महीने से कम जो बच्चे होते हैं उनको नहीं लगाई जाती, उससे ज़्यादा उम्र के जानवरों को ये वैक्सीन लगाई जाती है। और अगले राउंड में फिर वो जो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको लगाई जाती है और फिर उनके बच्चों को लगाई जाती है। तो वंस इन ए लाइफ होती है एक जानवर के। ठीक है, ठीक है, फिर वो सारी इम्यूनिटी जी। इसके अलावा ऐसे ही हो गया ना, जैसे इंसानों में हम खुनाक खसरा उसकी वंस लगा देते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन फ्लू की वैक्सीन जो है वो हर सीजन में बिल्कुल ऐसे ही जो बीमारियां जैसे इंसानों में सीजनल होती हैं वैसे जानवरों में भी सीजनल ही होती हैं। ठीक है, लेकिन इस पे बहरहाल तहकीक जारी है और बेहतरी। हाँ, इसमें आगे बढ़ने के तो बड़े मौके होंगे। मेरा ख्याल है कि हम काफ़ी अरसे से इसमें कोई ज़्यादा इनोवेशन आई नहीं है। मैं ये देख रहा हूँ कि जानवरों की जो वैक्सीनेशन है वो वैसे ही चली जा रही है जैसे आ रही थी, या हम दुनिया से पीछे रह गए? नहीं, हम दुनिया से पीछे नहीं हैं जी, हम कर रहे हैं, लेकिन उसका जो पब्लिसिटी कह लें कि हम इतनी ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। अभी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको बहावलपुर डिवीजन में दूंगा कि वहाँ मैं डायरेक्टर लाइफ स्टॉक रहा हूँ। ठीक है। तो वहाँ डिजीज़ फ्री जोन डिक्लेयर किया गया चोलिस्तान एरिया को। अच्छा। तो ये 2016 से वहाँ जो बीमारियाँ मैंने जिक्र की, मुँह और बड़े जानवरों की और PPR या कांटा छोटे जानवरों की, तो बाकायदगी से वैक्सीन हो रही है वहाँ पे। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जानवर इस वक्त इन दोनों डिजीज़ से बिल्कुल पाक है, वो इलाका बिल्कुल पाक है। लेकिन उसके लिए फार्मर को भी थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए कि वो बाहर से अगर कोई जानवर खरीद के ला रहा है ना, तो पहले उसको अलहदगी में, उसको हम क्वारंटीन कहते हैं, उसमें रखें। वो हर हालात में क्वारंटीन करें, हर हाल, जरूरी नहीं है कि वो बीमारी फैली हो तो फिर ना बिल्कुल नहीं। जो जानवर नया आ रहा है उसको हर हाल में क्वारंटीन में रखना चाहिए। ठीक है। ताकि 2 हफ्ते क्वारंटीन में रखेंगे हम तो उससे पता चल जाएगा कि खुदा ना खास्ता उसको कोई मसला तो नहीं है। और अगर 2 हफ्ते वो नॉर्मल रहता है तो फिर जो वैक्सीन हम अपने इलाके में कर रहे हैं फिर वो रूटीन की वैक्सीन उसे करके तो अपने हर्ड में शामिल करें। अच्छा, ये हमारे यहाँ तो रुझान ही नहीं है, जैसे ही जानवर को खरीद के लाते हैं तो उसी में बांध देते हैं फौरी आके। यही है ना, ये थोड़ी सी इसमें अभी अवेयरनेस, इस मामले में अभी थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है। और ये कैंपेन बहावलपुर डिवीज़न में बिल्कुल ठीक तरीके से चल रही है। और मैं महकमा लाइफ स्टॉक से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बाकी इलाकों में भी ये अवेयरनेस दें अपने फार्मर्स को कि क्वारंटीन जब तक नहीं अडॉप्ट करेंगे वो उनके जानवर महफूज नहीं रह सकेंगे। ठीक है, ये आपने तजवीज़ तो सुन ली। अच्छा, ये बताइएगा कि ये वैक्सीनेशन हम करते हैं, ये वैक्सीन जो है हमारी लोकली प्रोड्यूस है या बाहर से मंगवाते हैं? वैक्सीन जो है जी दोनों हो रही हैं इस वक्त ना। जैसे मुँह खुर की डिजीज़ फ्री जोन, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि चोलिस्तान और बहावलपुर का एरिया था, तो वो रशियन वैक्सीन जो थी वो इंपोर्ट करके लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो जानवरों को लगाया जा रही है। बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ डॉक्टर साहब कि उसमें 300 रुपीज़ पर एनिमल जो है उसकी कॉस्ट है इस वक्त ना, अगर प्राइवेट उसको हम लेके लगाएं ना। और जो दूसरी हमारी जो वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट लाहौर की वैक्सीन है वो लोकली स्ट्रेन से प्रोड्यूस हुई है और उसके भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अच्छा। फेल कहाँ पे होता है या आउटब्रेक कहाँ पे आती है फार्मर को, होना तो ये चाहिए कि वैक्सीन का रिकॉर्ड प्रॉपर फार्मर के पास लिखा होना चाहिए। हमारे डिपार्टमेंट के पास, लोगों के पास तो अपना इनाकुलेशन रजिस्टर एक मेंटेन किया होता है जिसके ऊपर वो हर फार्मर का रिकॉर्ड लिखते हैं। लेकिन फार्मर लेवल के ऊपर हम लोगों को अवेयरनेस ये दे रहे हैं कि अगर एक वैक्सीन 6 माह तक प्रोटेक्शन दे रही है, जब उसके 6 माह कंप्लीट होने हैं तो आप खुद डिपार्टमेंट वालों से या लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट से रब्ता करें, उनसे रब्ता करके वो वैक्सीन रिपीट करवाएं। जब डॉक्टर साहब हम उसको रिपीट नहीं करवाते, इम्यूनिटी लेवल डाउन हो जाता है। जानवरों की मूवमेंट की वजह से अब ये पैटर्न देखा गया है बीमारी का, डिजीज़ का, कि हम लोग पहले कहते थे कि सीजनल बीमारियां आ रही हैं, यानी सर्दी में आ रहा है मुंह खुर तो ये गर्मियों में आएगा ही नहीं, इसी तरह गलघोटू आएगा बरसात के मौसम में किसी और सीजन में। तो अब डिजीज़ जो है थ्रू आउट द सीजन, थ्रू आउट द ईयर देखी जा रही है, थ्रू आउट द ईयर देखी जा रही है। तो जब तक इस लेवल के ऊपर फार्मर नहीं आएगा, मिल बैठ के इसको कंप्लीट नहीं किया जाएगा तो उस वक्त तक मुश्किल है चीज़ें। अब जैसे मैं रिसेंटली अगर मैं बात करूं, हमारी जो मंडियां जो सबसे बड़ा सोर्स है जानवरों की मूवमेंट का, तो अब वहां पे बगैर सर्टिफिकेट के जानवरों की एंट्री पे बैन है। लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की मोबाइल वेटरनरी डिस्पेंसरीज वहां पे डिप्यूटेड हैं पिछले महीने 1.5 माह से। नहीं, एक्चुअली वहां पे वो वर्किंग हो रही है और वो शिफ्टिंग में ड्यूटीज़ कर रहे हैं लोग, और सर्टिफिकेट दे के उनको एंट्री जो है वो दी जा रही है। और सर्टिफिकेट के लिए मैं प्रोग्राम के ज़रिए बता दूँ कि अगर जानवरों की मूवमेंट करनी है, इंटर प्रोविंस है या प्रोविंस के अंदर है, मंडियों में लेके जाने हैं, तो कम से कम 15 दिन पहले जानवरों को वैक्सीन करवा के या स्प्रे करवा के
सर्टिफिकेट जो है महकमा लाइफस्टॉक की तरफ से जो जारी किया गया है वो मुतलका वेटरी डॉक्टर से लेके फिर जानवरों की मूवमेंट करवाएं। अच्छा, अदरवाइज उनकी एंट्री, हाँ जी, एंट्री नहीं की जाएगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो हम जिन बीमारियों का जिक्र कर रहे हैं और इनके इलाज का, ये वैक्सीनेशन का जिक्र कर रहे हैं, आप खुद डॉक्टर रहे हैं, हमारा जो लाइफ स्टॉक फार्मर है उससे आगाह है, वो इतना कॉन्शियस है कि ये सारी सूरत हाल उसको क्या उसके लिए थ्रेट है, या वो हालात पर उसने खुद को छोड़ा हुआ है, यहीं वैक्सीनेशन हो गई, कहीं महकमे ने कोशिश कर ली, या कहीं इर्द गिर्द किसी ने बता दिया, या खुद वो इस पे जो है एक्सपर्ट? अल्हम्दुलिल्लाह बुखारी साहब, हमारा मोस्टली फार्मर अवेयर्ड है इन चीज़ों से। अच्छा। उसको इन चीज़ों की अहमियत का पता है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि फार्मर को चाहिए कि वो रब्ता कर ले महकमा लाइफ स्टॉक से, तो ऐसे कई फार्मर हैं जो खुद महकमे से रब्ता करते हैं कि जी आइए हमारी वैक्सीनेशन ड्यू है जानवरों की, आइए हमारी जानवरों की पेट के कीड़े पिलाने की दवाई डिवर्मिंग ड्यू है, तो आप काइंडली वो करवा दीजिए हमें। तो होता है, लेकिन इसके अलावा महकमा लाइफ स्टॉक भी, इसकी एफर्ट्स भी अप्रिशिएबल हैं कि डोर टू डोर सर्विसेज देना कोई आसान काम नहीं है। हर जानवर को कवर करना, हर जानवर को वैक्सीन करना, ये बहुत दिल गुर्दे का काम है। लेकिन हमारा अमला अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ स्टॉक, महकमा लाइफ स्टॉक का अमला हर फार्मर के पास जाके ये सर्विसेज मुहैया कर रहा है। ये बताइएगा कि इनको ज़रा दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक पोल्ट्री और बाकी जो कन्वेंशनल जानवर है। इसमें इन दोनों शोबों में कौन कौन सी बीमारियां हैं जो अभी तक बड़े थ्रेट के तौर पे मौजूद हैं? कुछ तो हैं बीमारियां हैं लेकिन उनको मैनेज कर रहे हैं, अच्छे अंदाज से मैनेज कर रहे हैं। कोई ऐसी बीमारियां जो बड़े थ्रेट के तौर पर मौजूद हों, जिसके लिए हमारे लाइफ स्टॉक फार्मर को बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है? पिछले दिनों बुखारी साहब बीमारी आई थी लंपी स्किन डिजीज, वो उस वक्त थ्रेट था, आई और उसने तहस नहस कर दिया, वो उस वक्त थ्रेट था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो थ्रेट नहीं रहा। ठीक है, वो मैनेज हो चुका है। ठीक है। उसके लिए भी मैं मैं यही आपसे ज़मीनी एक सवाल पूछ लूँ कि उसके खदशात अभी भी हैं कि वो दोबारा आ सकती है, अटैक हो सकता है, या वो वैनिश हो गई? एक जानवर को जिंदगी में एक दफ़ा ही वो अटैक होता है जी, और फिर वो लाइफ इम्यून हो जाता है। अलबत्ता जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें इम्कानात होते हैं, लेकिन उनको चाहिए कि प्रॉपरली वैक्सीनेट करवा लिया जाए। ठीक है। उसके अलावा मुंह खुर भी एक थ्रेट रहा है। ठीक है। लेकिन उसकी भी अगर प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाई जाए, जैसे मैंने अभी चोलिस्तान का जिक्र किया, वहाँ प्रॉपर हो रही है। कारपेट वैक्सीनेशन का हम इसको टर्म आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ हो रही है। इसी तरह अगर बाकी इलाकों में भी कारपेट वैक्सीनेशन की जाए मुंह खुर के ख़िलाफ़ भी, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की हमारी वैक्सीन अवेलेबल है, इतनी मिकदार में वो बना रहे हैं कि वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सूबे की ज़रूरियात पूरी कर सकती है। तो चाहिए कि अगर कहीं महकमा लाइफ स्टॉक के अमला से कोई लैप्स हो जाता है, कोई एक आध जानवर रह जाता है अनइंटेंशनली, तो वो फार्मर को चाहिए कि अमले को अप्रोच करके कहे भाई मेरा जानवर रह गया, इसको वैक्सीन कर दें, तो इंशाल्लाह थ्रेट नहीं रहेगा कोई। ठीक है, मतलब आपके हिसाब से कोई बड़ा थ्रेट नहीं है? नहीं, कोई बड़ा थ्रेट एज सच इस वक्त नहीं, इस वक्त नहीं है। पोल्ट्री में भी कोई इस वक्त बड़ा थ्रेट है, या हमने कंट्रोल शेड के जरिए काफ़ी सारी चीज़ें मामला कंट्रोल कर ली? नहीं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रोल हो चुकी हुई हैं। उसमें किल्ड वैक्सीन, उसमें रिसर्च जो है ना जी, वो काफ़ी हद तक बहुत एडवांस रिसर्च की वजह से वैक्सीनें उन लोगों ने तैयार कर ली हुई हैं पोल्ट्री के हवाले से। उसमें किल्ड वैक्सीनें भी हैं, लाइव वैक्सीनें भी हैं, तो उनको एक प्रॉपर शेड्यूल, क्योंकि अच्छा वहाँ पे क्योंकि बायो सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखा जाता है, जो ब्रायलर का जो कंट्रोल शेड है या लेयर का कंट्रोल शेड है, तो हमारे जो लाइफ स्टॉक में अगर बात करें एज़ कम्पेयर टू पोल्ट्री, तो जो कमर्शियल फार्मर हैं जिन्होंने इंपोर्ट करके जानवर रखे हुए हैं, तो वो तो कुछ चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं एज ए बायो सिक्योरिटी, तो बाकी जो है वो कन्वेंशनल फार्मिंग में मुश्किल हैं वो चीज़ें, उस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है डिजीज़ आउटब्रेक में। अच्छा डॉक्टर हसन, ये बताइएगा कि ये जो हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, इस वैक्सीनेशन से हमारे जो वहाँ से प्रोडक्शन लेते हैं जानवरों से, उस पर कोई नेगेटिव, कोई टॉक्सिक असरात तो नहीं मुरतब होते कि भाई गोश्त पर कोई असरात हों? जैसे हमने फसलों की तरफ हमने देखा कि जी हमने कोशिश तो की कि भाई उनमें बीमारियां ख़त्म करें, लेकिन उसमें एक एलिमेंट में फैल गया कि जी ये अब स्प्रे वो होता है, खाद दी होती है, तो इसलिए टॉक्सिक हैं जी, इनसे बचना चाहिए और ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहिए। यहाँ भी ऐसा कुछ है, लेकिन मैं आपसे इसका जवाब ना ब्रेक के बाद लूँगा। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम लाइफ स्टॉक पे बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वो एक टॉक्सिक एलिमेंट के, हाँ, वैक्सीन के बारे में पूछा है, तो उसमें सर एंटीजन और एंटीबॉडी का जो थीम है ना, वो उसमें काम करता है। उसमें टॉक्सिसिटी का कोई मसला कोई नहीं है,
जब हम वैक्सीन करते हैं तो हम अब उसकी बॉडी में ना एंटीजन इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, ठीक है। जब एंटीजन किसी बॉडी में इंट्रोड्यूस होता है तो बॉडी अपनी नेचुरल पावर से उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ पैदा करती है। जैसे इंसानों में कोई भी बीमारी, हल्का सा अटैक होता है ना, तो उसका जिस्म कुव्वत मुदाफ़त पैदा करके उसको स्नब कर देता है। ठीक है। तो इसी तरह जानवरों में ये जब हम एंटीजन इंजेक्ट करते हैं, ये जिसको हम वैक्सीन कहते हैं, तो जानवर में कुव्वत मुदाफ़त या इम्यूनिटी पैदा होती है जो उस डिजीज़ के खिलाफ उसको ओवरकम करने में मदद देती है। टॉक्सिसिटी का कोई एलिमेंट टॉक्सिसिटी का इसमें कोई एलिमेंट नहीं। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ है टॉक्सिसिटी में, सिर्फ जब खुदा ना खास्ता कोई रोड एक्सीडेंट होता है किसी इंसान का या जानवर का, तो वहाँ टेटनस के जरासीम मौजूद होते हैं, क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई। ठीक है। तो क्लॉस्ट्रीडियल स्पीशीज जो है बैक्टीरिया की, वो टॉक्सिन्स पैदा करती हैं जिस्म में। जहाँ अगर वहाँ से वो इन्फेक्शन हो गया है, हाँ जी, तो फिर उसके जिस्म में वो सारा इन्फेक्शन उसमें टॉक्सिन होने के चांसेस मौजूद हैं। और जो चांदनी या टेटनस की बीमारी होती है वो उस क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स की वजह से ही होती है। अदरवाइज जो बाकी बीमारियां हैं उनमें या वैक्सीन्स हैं उनमें ऐसा टॉक्सिन्स का कोई मसला तो नहीं। अगर वो टेटनस के असरात मौजूद हैं जानवर के जिस्म में, तो फिर उसके दूध में भी असरात आएंगे और फिर उसके गोश्त में भी असरात आएंगे। नहीं, जब टेटनस हो जाती है जानवर को तो फिर असरात वाली तो बात ही नहीं रहती, जिस्म सारा अकड़ जाता है। ठीक है। लकड़ी की तरह उसको वुडन जा कहते हैं, तो उसका जबड़ा भी बिल्कुल लॉक हो जाता है, लॉक जा भी हो जाता है। और फिर जब इनिशियल स्टेज पे तो शायद वो फील भी नहीं होगा ना। हाँ जी, इनिशियल स्टेज में नहीं होता। इसका मतलब ये रिकमेंडेशन क्या हुई कि भाई अगर कोई जानवर का एक्सीडेंट हो जाए, हाँ जी, तो उसको फौरी तौर पे सर ATS जैसे इंसानों में लगाते हैं, वैसे ही जानवरों में भी लगाना। अच्छा, वो लगवाना चाहिए, बिल्कुल। इंसान तो बड़ी एहतियात करते हैं, मामूली सा भी कट हो जख्म सर, जानवर भी उसी तरह हसास हैं जिस तरह इंसान है। जानवर के भी वही सिस्टम है जो इंसानों में है। आप कोई एक भी सिस्टम मिसाल ले लें, निज़ाम ले लें, हमारा मुंह से लेके इनस तक सारा कुछ वही है। निज़ाम तनफ़ुस ले लें, मुंह से लेके फेफड़ों तक सारा कुछ वही है। एक्सक्रीटरी सिस्टम ले लें आप, पेशाब का सारा सिस्टम वही है। ये बताइएगा डॉक्टर साहब, ये जो है हम अमूमन घर में दूध आए तो फिर उसमें कोई स्मेल आ जाए तो वो गवाले को कहते हैं कि जी ये दूध में बड़ी स्मेल आ रही है, तो कहते हैं जी बरसीम खिला रहा हूँ मैं, इस वजह से स्मेल आ रही है। तो ये वाकई एलिमेंट ऐसा है कि बरसीम की वजह से स्मेल आ रही है। ये इससे मैं जोड़ रहा हूँ पिछले वैक्सीनेशन से भी कि उससे भी वो दूध के टेस्ट पे, गोश्त के टेस्ट पे असर होता है। नहीं बुखारी साहब, वैक्सीन से तो कोई इम्पेक्ट नहीं है टेस्ट पे। ठीक है। ना ही क्वांटिटी पे कोई है और ना ही टेस्ट पे कोई है। अलबत्ता हार्मोनल चेंजेस तो आती होंगी ना जी, कुछ ना कुछ सर, वो विद इन बॉडी इम्यूनिटी डेवलप होती है और वो उसकी इतनी चेंजेस नहीं होती हैं कि वो आपके दूध पे असर, दूध में आके उसका टेस्ट चेंज कर दें। राइट, क्योंकि वो एक नेचुरल सिस्टम को एक्टिवेट करना होता है वैक्सीन ने या एंटीजन ने। ठीक है। तो जहाँ तक ये स्मेल आने की बात है तो उसकी वजह सिर्फ बरसीम नहीं है। वो जो हमारे कन्वेंशनल फार्मर्स हैं ना, ख़ास तौर पे जिन्होंने 3-3, 4-4 जानवर रखे हुए हैं, या ख़ास तौर पे मैंने शहरों में भी ऑब्जर्व किया है कि जानवर को ग्रेजिंग के लिए छोड़ दिया जाता है। अब शहरों में कौन सी ग्रेजिंग है, वहाँ उन्होंने वो फिल्थ डिपो ही देखने हैं ना। जब खुराक ऐसी जाएगी तो अल्टीमेटली बुखारी साहब दूध में स्मेल तो होगी। ठीक है। लिहाजा फार्मर से यहाँ मैं गुजारिश करूँगा कि इस तरह की प्रैक्टिस ख़त्म कर दी जाए, जानवरों को साफ़ सुथरा चारा दिया जाए और उनको स्टॉल फीडिंग करवाई जाए। मैंने पहले भी गुजारिश की है कि जब जानवर झूठ नहीं बोलता, इंसान झूठ बोल देता है, जानवर कभी झूठ नहीं बोलता। जानवर को हम जो इनटेक देंगे ना, जानवर ने हमें वही आउटपुट देना है। अगर आप उसको अच्छी खुराक दे रहे हैं तो आपको प्रोड्यूस भी अच्छा देगा। ठीक है। अगर आप खुराक गंदी दे रहे हैं तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। एक जो हम इंजेक्शन लगाते हैं दूध जो है वो ज़्यादा हासिल करने के लिए, उसके भी दूध के टेस्ट पे असरात मुरतब होते हैं। अमूमन हमने देखा है कि जी ये शहरी जो हमारे व्यूअर हैं उनके समझने के लिए कि जी उन्हें कुछ समझ नहीं आती, कहते हैं ये इंजेक्शन लगा हुआ है इस वजह से ये दूध में स्मेल है। नहीं, उसका टेस्ट के साथ कोई नहीं ताल्लुक जी, नहीं कोई ताल्लुक नहीं है। प्रोलैक्टिन हार्मोन को उसने जाके स्टिमुलेट करना होता है जिसने मिल्क लेक डाउन करना है, यानी जिसने मिल्क उतारना है या दूध उतारना है। दूध उतर आएगा, उसकी चुवाई कर लेंगे, उसका टेस्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं, वो हार्मोनल चीज़। उसके असरात दूध में होंगे, असरात किसी हद तक हैं, और वो बैन भी किया हुआ है जी पंजाब में। वो बैन होने के बावजूद जो है वो लोग है अपने तौर पे लगे हुए हैं। तो इसका मतलब है टेस्ट का उसका नहीं, टेस्ट का कोई ताल्लुक नहीं। टेस्ट जो स्मेल है, ये एक तो एलिमेंट बताया डॉक्टर साहब ने कि जी ग्रेजिंग ऐसी है
कूड़े पे ही वो चल रहे हैं। जी बिल्कुल। कोई और भी वजह है, क्योंकि ये इसकी तह तक हम पहुंच नहीं पाए कि भाई ये क्या मसला क्या होता है। बेसिकली बुखारी साहब, जो र्यूमिनल फ्लोरा होता है, जो मैदे के अंदर जिसने जूद हज़म बनाना है, जो भी चीज़ जानवर खा रहा है जूद हज़म बना के और वो जिस्म को लगानी है सारी की सारी खुराक, जब वहाँ पे वोलेटाइल फैटी एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ पे गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, उसी का इफेक्ट दूध में आ रहा होता है। दूसरी बात है कि अगर खुदा न खास्ता जानवर को कोई सब क्लिनिकल फॉर्म में मस्टाइटिस है या हैवानी की सोजिश है या किसी भी किस्म की कोई बीमारी लग गई है जो कि ख़ास तौर पे थनों के साथ रिलेटेड है या हैवानी के साथ रिलेटेड है, तो उसमें चांसेस होते हैं कि दूध का जो स्मेल है या उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाए। बाकी जो हार्मोनल ट्रीटमेंट है या वैक्सीन है उसको स्मेल के साथ को रिलेट नहीं किया जा सकता, उसका उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। इसमें बुखारी साहब मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा डॉक्टर साहब के साथ कि किसान भाइयों को ये चाहिए कि अपने जानवरों को पेट के कीड़े की, जैसे मैं हवाला दिया पहले कि डिवर्मिंग बाकायदगी से करवानी चाहिए। बाज़ औक़ात ये होता है कि वर्म इन्फेस्टेशन की वजह से भी दूध का टेस्ट चेंज हो जाता है। अच्छा, ठीक है, एक ये भी सबब जी होगा। बिल्कुल, ये भी एक डेफिनेट रीज़न है। तो इसलिए गुजारिश ये करूँगा कि बाकायदगी से जानवरों को, जिस जानवर को पहली दफ़ा दवाई पिलवा रहे हैं उसको 21 दिन बाद रिपीट करें और फिर हर 3 महीने बाद ये प्रैक्टिस जारी रखें। इससे न सिर्फ दूध का जायका बेहतर रहेगा बल्कि दूध की पैदावार भी बढ़ेगी। ठीक है, तो वो डीवर्मिंग के लिए मेडिसिन हैं जी, जिस तरह इंसानों को देते जी हैं। बिल्कुल इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन है जिनमें लेवामिसोल है, ऑक्सफेंडाजोल है, अल्बेंडाजोल है, ट्राइक्लोबेंडाजोल है, ये सारे डिवर्मर्स ही हैं। ठीक है, ये डॉक्टर साहब, ये इंसानों की निस्बत जानवरों की दवाइयाँ सस्ती हैं, कोई उसमें रीज़न क्या है? मतलब लोकल प्रोड्यूस होती हैं इस वजह से, या कोई ज़्यादा देखभाल नहीं होती इस वजह से निस्बतन सस्ती हैं? नहीं डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए तो 10 गुना डोज बनती है जानवर की एज़ कम्पेयर टू इंसान, तो उसकी अगर कॉस्ट निकालें तो वो महंगी बनती है। अच्छा जी बिल्कुल। ये कोई नहीं है कि वो सस्ती हैं। जैसे आपने अभी बताया कि वो वैक्सीन अगर 300 रुपये की लगेगी, तो वो इंसानों वाली वैक्सीन, तो फ्लू की वैक्सीन भी 2500-3000 रुपये से कम दस्तियाब नहीं है इस वक्त। हाँ, उसमें अवेलेबिलिटी पे है, अवेलेबिलिटी पे जो, या तो उसकी जो है एफिकेसी का कोई मसला है, या वो इतनी रिफाइन है इंसानों पे, ज़ाहिर है वो ज़्यादा हम लैब टेस्ट से गुजारते हैं शायद इस वजह से। चले खैर आगे चलते हैं, प्रोग्राम का वक्त भी महदूद है, हम ये चाहते हैं कि अपने नाज़रीन को, देखने वालों को कुछ गाइडलाइन दे दें सर्दियों के हवाले से, उसने क्या एहतियातें करनी है, दोनों के जानवरों के रखने के हवाले से क्या एहतियातें करनी है, आप उसके हवाले से बता दें, खुराक के हवाले से हम डॉक्टर नवाज साहब से पूछ लेंगे। अच्छा जी, जो रहन सहन के हवाले से है, एक तो मैंने जैसे पहले भी मैंने अर्ज़ किया कि एक तो हवा से, ठंडी से बचाना है जानवरों को, इस तरह की मैनेजमेंट करेंगे, पर्दे लगाएं ठंड से बचाने के लिए। एक तो आपके ख्याल में शेड होना ज़रूरी है? जी बिल्कुल, शेड के कवर्ड एरिया जानवरों का, जहाँ पे रात को जानवर या मतलब शदीद सर्दी में आसमान के नीचे ना खड़ा। जी बिल्कुल, आसमान के नीचे ना खड़े करें, वो बहुत खतरनाक है। अगर दरख्त के नीचे खड़े कर देते हैं तो उससे गुजारा हो जाएगा या नहीं होगा? उससे फिर बीमारियों के चांसेस बढ़ जाएंगे जी। जिसमें कोशिश करें कि आप कोई ढकी हुई जगह। जी बिल्कुल, कवर्ड एरिया के नीचे जानवर छत के नीचे लाजमी रखें जी। ठीक है। उसमें डॉक्टर साहब जो हमने केसेस देखे हैं पिछले सालों में, फॉग फीवर का एक बहुत एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 30% तक फर्टिलिटी या मोर्टेलिटी रेट चला जाता है 30% फॉग फीवर में। अच्छा। और फॉग फीवर की कोई पेटेंट फिर ट्रीटमेंट भी नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट के ज़रिए जो है वो इस बीमारी से बचा जा सकता है। बिल्कुल सेम जैसे नमूनिया की, हम इसको एक्यूट नमूनिया भी कहते हैं, यानी इसकी सडन जो है वो अलामात ज़ाहिर होती हैं जानवर में। सर्दियों में होता असल में ये है कि हम जानवर को लो प्रोटीन डाइट से जब हाई प्रोटीन डाइट पे लेके आते हैं, तो एक अमाइनो एसिड होता है जो मैदे के अंदर, जिसको जो माइक्रोफ्लोरा है वो उसको एक टॉक्सिक मटेरियल में चेंज कर देते हैं, वो फिर लंग्स के ऊपर जाके, फेफड़ों के ऊपर जाके अटैक करता है। उस वजह से एडिमा हो जाता है, उनमें केजियस मटेरियल जमा होना शुरू हो जाता है और सांस लेने में बड़ी दुश्वारी महसूस करता है जानवर। नाक से और मुँह से जानवर के फ्रॉथी डिस्चार्ज या म्यूकस खारिज होना शुरू हो जाता है। बेसिकली जो इलास्टिसिटी है फेफड़ों की, उसमें कमी वाक़ई हो जाती है। अब उसका हल क्या है? उससे बचने के लिए एक तो मैनेजमेंट करेंगे, शेड पर्दे लगा देंगे, फर्श खुश्क रखेंगे। दूसरा जो है उसमें हमने ड्राई फॉडर जानवरों की खुराक में लाजमी ऐड करना है। जानवर की जो शिफ्टिंग है खुराक की, जो हम लश ग्रीन या ग्रीन फॉडर के ऊपर सडन नहीं करेंगे, अचानक नहीं शिफ्ट करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली, हफ्ते में या 10 दिन में। उसका जो मेन सोर्स हमारे पास है वो तूड़ी या भूसा हम ऐड कर सकते हैं उसमें, उसका लेवल कम करने के लिए, या हे जो खुश्क चारा होता है उसकी एडिशन करके। तो इन चीज़ों के ज़रिए जो है वो सर्दियों में जानवरों को बचाया जा सकता है। ये देखें कि ये हम गाइडलाइन दे रहे हैं उन लोगों के लिए जिनके पास रिवर्ड हैं, ज़्यादा तादाद में जानवर हैं,
कुछ लोगों के पास इक्का दुक्का जानवर है, अच्छा उनके पास जो है वो कोई जगह भी नहीं है खड़ा करने के लिए, तो वो ये करते हैं कि अमूमन दरख्त के नीचे खड़ा करके उनके ऊपर वो गर्म कपड़ा बना के वो डाल देते हैं, तो उससे गुजारा हो जाता है। या ऐसे फार्मर जिनके पास कोई लंबे चौड़े लाइफ स्टॉक नहीं है, तो इक्का दुक्का जानवर हैं, उनके पास कोई जगह भी नहीं है खड़ा करने के लिए, उनके लिए क्या गाइडलाइन? जो इक्का दुक्का वाली जैसे आपने बात की है, उसमें डॉक्टर साहब खुराक को वो थोड़ी सी इम्प्रूव कर देते हैं वो लोग ना। उनको पता होता है कि सर्दी आ रही है, तो इसने अब जिस्म को गर्माइश भी रखनी है, सर्दी से मुकाबला भी करना है, तो इस तरह चीज़ें कुछ मैनेज करके ना जी, गुड़ का इस्तेमाल बढ़ा दिया, शीरे का ऐड कर दिया उसमें, या अगर वंडा दे रहे हैं तो उसकी मिकदार में इजाफा कर दिया, तो उससे जानवर का पेट, जब तक जानवर का पेट भर के नहीं वो खिलाएगा, उसको पेट नहीं भरा होगा, उस वक्त तक वो वल्नरेबल है हर बीमारी के लिए। डॉक्टर साहब, ये इस सर्दी के मौसम में जानवर की खुराक की ज़रूरत बढ़ जाती है या मामूल के मुताबिक रहती है? जानवर की अमूमी खुराक की ज़रूरत मामूल के मुताबिक ही रहती है। वो सब जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा कि गुड़ या शीरा इस्तेमाल करवाया जाए, तो मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि इस मौसम में कार्बोहाइड्रेट्स की उसको ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो फौरी तौर पे कूप अप कर सके बाहर के टेम्परेचर के साथ बॉडी अंदर से। तो रेडीमेड सोर्स जो एनर्जी का है वो कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं, क्योंकि फैट्स या प्रोटीन्स ने भी कन्वर्ट होना होता है कार्बोहाइड्रेट्स में ही। तो अगर हम वही रेडीमेड सोर्स दे दें उसको, जैसे गुड़ है या शीरा है, तो उससे वो बेहतर तौर पे अपने आप को ढाल सकते हैं मौसम। नमक का जो नमक चाटने के लिए रख देते हैं वो उसके लिए भी नहीं, वो बिल्कुल ठीक है सर। अगर नमक आप उसमें रखेंगे तो वो नमक, पानी का इंटेक उससे वो ज़्यादा हो जाएगा, और उससे भी पानी ख़ास तौर पे ये मैं गुजारिश करूँगा कि पानी ख़ास तौर पे रात का पड़ा हुआ या जैसे भी जिसको बासी कहते हैं वो ना पिलाया जाए, ठंडा किसी सूरत में ना पिलाया जाए, बिल्कुल ताज़ा पानी दिया जाए। जब भी जानवर को ज़रूरत हो तो उसे ताज़ा पानी मिलना चाहिए, चाहे वो फार्म में है, चाहे वो इंडिविजुअली किसी ने रखा हुआ है। आपने इंडिविजुअल जानवर के शेल्टर की बात की, तो उसमें मैं ऐड करना चाहूँगा डॉक्टर साहब के साथ कि जिसके पास ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, गरीब आदमी है, तो वो कम से कम जानवर को शेल्टर देने के लिए एक छोटा सा छप्पर ज़रूर बना ले, ताकि उसके नीचे वो जानवर को खड़ा कर सके, खुले में ना खड़ा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। नाज़रीन, हमने बात की लाइफ स्टॉक पर। सर्दियाँ आ रही हैं, उसमें बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो सिर्फ आप एहतियात के साथ मैनेज कर सकते हैं, और बहुत सारे टोटके हैं जो हमारे पास बरस से चले आ रहे हैं कि हमने अपने जानवरों को कैसे पालना है। ज़ाहिर है इंसान ने रोज़े अज़ल से जो है जैसे ही अपना शऊर बेहतर किया तो जानवरों को पालना शुरू किया है, दूध और गोश्त उससे हासिल करना शुरू किया है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आप समझते हैं। लेकिन क्योंकि दुनिया बदल रही है, साइंस और टेक्नोलॉजी ने बड़ा इनोवेशन लाई है और बड़ी आगे तरक्की की है, तो वो सारे टोटकों के साथ साथ जो है जो अद्वियात हैं और जो हिदायत हैं उन पर भी अमल करें, ताकि लाइफ स्टॉक जो है इसी तरह आगे बढ़े। आपका भी फ़ायदा होगा, मुल्क का भी फ़ायदा होगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।